आगे बढ़ाते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर। जी। तो हम लोगों ने प्रारंभ में पांडुलिपि की परिभाषा को जाना, और ये जो है लिपि शब्द कैसे निष्पन्न हुआ है इसको जाना। पाणिनीय व्याकरण में पांडुलिपि के लिए जो है और लिपि के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग हुए हैं, इन सब को जाना। पांडुलिपि की परिभाषा को हमने देखा, और पांडुलिपि के जो है विविध नाम की भी हमने चर्चा की, जैसा कि हस्तप्रत, प्रत, प्रति, हस्तलेख, पोथी, पुस्तक, ग्रंथ, सांचीपात, मकतूताज, मैन्युस्क्रिप्ट आदि। और लेखन के आधार ताड़पत्र, भोजपत्र, अगरुपत्र, चर्मपत्र, हस्तनिर्मित कागज, कपड़ा, लकड़ी की पट्टियां आदि। पांडुलिपि लेखन के साधन स्टाइलस अर्थात नुकीली कील, तो स्टाइलस से ताड़पत्र पर खोद करके लिखा जाएगा। कलम जो होगी वो जो है कलम से जो है कागज पर, भूर्ज पत्र पर और कपड़ा पर लिखते थे। अभिलेख लेखन के साधन थे पत्थर, शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र, लोहपत्र, स्वर्ण आदि। और अभिलेख लेखन के लिए जो कलम प्रयोग होती थी वो जो है एक प्रकार से आप वो टांकी हथौड़ा, टांकी को आप कलम कह सकते हैं, क्योंकि पत्थर पे खोद करके लिखना है। हमने कुछ ताड़पत्रों को भी देखा। दो पट्टियों के ताड़पत्रों को रख करके कहा जाता है भंडार रखा जाता है। उसकी रक्षा करो। उस समय ताड़पत्रों के बाइंडिंग का सिस्टम यही था। उसके बीच में, ताड़पत्र के बीच में या उसके मार्जिन हाशिया में एक छिद्र किया जाता था। दोनों मार्जिन हाशिया में भी छेद कर सकते हैं, या ताड़पत्र के बीचों बीच में एक या दो छेद करके भी, दोनों परंपराएं थी। उसमें रस्सी डाल करके और फिर जो है और ऊपर नीचे लकड़ी का दो पुट्ठा लगा करके कस करके बांधा जाता था, जिससे कि अंदर में किसी प्रकार का कोई कीटाणु, सिल्वर फिश वगैरह ना जाए, और जो है बारिश के मौसम में उसमें सीलन ना जाए, भेज ना लगे। क्योंकि वो सब इसलिए कहा गया रच्छे शिथिल बंधनात्, टाइट कस के बांधना है। और तेल तेल से भी रक्षा करना है, जल से भी रक्षा करना है। यदि ग्रंथ में तेल लग जाएगा तो वहां पे जो है आपका स्याही भी फेड होगा, और वो जो है साधन है वहां से खराब हो जाएगा। और जल से भी बचाना है, क्योंकि जल पड़ने से जो है उसमें भेज आती है, नमी आती है, वो कागज जो है जल्दी खराब हो जाता है। हमने शारदा लिपिबद्ध जो है भूर्ज पत्र के विषय में भी चर्चा की। दरअसल भूर्ज पत्र थोड़े चौड़ाई में अधिक होते हैं ताड़पत्र के बजाय, और ताड़पत्र लंबे अधिक होते हैं, और भूर्ज पत्र बड़े पतले होते हैं। जैसे हमारे स्किन में से 7 लेयरें निकलती हैं, ऐसे ही ये भूर्ज वृक्ष का जो तना होता है, लगभग नीचे से 3 या 4 फीट छोड़ करके उससे ऊपर का हिस्सा लिया जाता है, और उसके अंदर में से जो है वो पिलाई जो है निकाली जाती है, और वो 7 लेयर निकलती हैं। स्किन की तरह ही ये पतला होता है, और इस पर आराम से भुर्ज पत्र पर दोनों तरफ लिख सकते हैं कलम से। ताड़पत्र में उससे स्टाइलस से अक्षर को खोद के लिखा जाता है, जबकि भुर्ज पत्र में जो है कलम से लिखा जाएगा। और शारदा लिपि की पांडुलिपियां लिखने के लिए ये भुर्ज पत्र जो है सबसे अच्छा साधन है। यानी भुर्ज पत्र पर लिखी हुई शारदा लिपिबद्ध लगभग लाखों पांडुलिपियां
हमारे भंडारों में उपस्थित हैं, विशेष रूप से कश्मीर, लद्दाख साइड में। ये जो पांडुलिपि मैं दिखा रहा हूँ, ये ऋग्वेद संहिता की है, शारदा स्क्रिप्ट में है, और भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, वहां ये संग्रहित है। जो शिलालेख हैं, शिलालेख दो प्रकार के होते हैं, एक स्तंभ लेख और एक शिलालेख। उसके अलावा स्तंभ लेख में यूप लेख भी आता है। यूप लेख होते हैं जो जहाँ पे कुछ बलि वगैरह दी जाती हैं, उन स्थानों पर जो स्तंभ लगाया जाता है, वहां पे भी कुछ लिखा हुआ लिखे हुए ऐसे स्तंभ मिले हैं, उसको यूप लेख कहेंगे। और जो स्तंभ लेख हैं, ये जो है एक बड़ा सा पिलर होगा और उस पर जो है खोद करके लिखा होगा। ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अशोक कालीन कई स्तंभ जो हैं प्राप्त होते हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख है। दिल्ली में जो है, दिल्ली टोपरा नामक स्थान पर ये अभी वहां स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो है कहीं से ला करके वहां दिल्ली टोपरा में जो है रखवाया था, और उस समय उन्होंने कोशिश की थी कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन उल्लेख ऐसा मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला कोई नहीं था, कोई पढ़ करके उनको बता नहीं पाया कि ये क्या लिखा है। अब वो कारण क्या था, कोई पढ़ने वाला नहीं था या कोई जो थे वो पढ़ना नहीं चाहते थे, वो एक रिसर्च का विषय है। तो जो है ये ब्राह्मी लिपि आप देख सकते हैं, टाँकी हथौड़े से खोद करके स्तंभ पर अक्षर लिखे हुए हैं। मैं और बड़ा कर देता हूं इसको, ये आप देख सकते हैं। तो लिखते कैसे थे, जैसे कि ये एक प्रतिकृति है, एक शिलाखंड है, और इस पर वो लेखन का साधन टाकी और ये हथौड़ा है। ये जो लहिया, इसको लहिया कहेंगे, जो लिख रहे हैं लिपिक, उनको लहिया ऐसा प्रयोग होता है, या लिपिकार। और जो एक जो विद्वान है, उनके हाथ में वो लेख है, और वो उसको बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे ये अक्षर ऐसे खोद करके लिखिए, और वो बड़े ध्यान पूर्वक एक अक्षर को खोद करके लिख रहा है। तो ये ब्राह्मी लिपि का लेखन का साधन हो गया, पत्थर, टाकी, हथौड़ा और लिपिकार। फिर हमारे पास जो है एक लेख आता है, ये भूर्ज पत्र। आप नीचे में देखेंगे भूर्ज पत्र हैं। भूर्ज पत्र मतलब भूर्ज वृक्ष का जो छाल है, और इस पर ये शारदा लिपि में कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ ओम ओम हृदयाय नमः ऐसा लिखा है, पूरा पाठ है। तो यहाँ पे ये कलम से जो है लिखा हुआ है। एक और शारदा लिपि की मैन्युस्क्रिप्ट आपको दिखाता हूँ। हाँ, इसके नीचे ही थोड़ा सा ये शारदा लिपि की मैन्युस्क्रिप्ट है। ये चित्रित पांडुलिपि है, अलग से भी मैं इसको दिखाऊंगा। इसके जो बॉर्डर हैं, इसमें गोल्डन इंक का प्रयोग हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बाकी जितने जितने भी कलर हैं वो सब नेचुरल इंक है, कोई केमिकल वाला स्याही नहीं है। फूलों से, पत्तियों से, पुष्पों के जो अर्क होते हैं, और वो जो भृंगराज होता है, काला भांगुरा, इन सब से मिला करके ये स्याही बनाई जाती है। आचार्य मुनिश्री पुण्य विजय जी महाराज साहब ने अपनी पुस्तक में स्याही बनाने की विधि का उल्लेख किया है। उन्होंने किसी पांडुलिपि में ही से ही लिया, पांडुलिपि में लिखा हुआ वो स्याही बनाने का फॉर्मूला मिला था। और वहां पे एक ऐसा एक जो है दोहा मिलता है, उसमें लिखा है कि जो रंग भांगुरा को मिले, तो अक्षरे अक्षरे दीप जले। अर्थात स्याही में यदि जो भृंगराज भांगुरा का रस मिला दिया जाए, तो एक एक अक्षर जो है दीपक की तरह चमकता है। वो स्याही का जो ये जो है उसकी चमक है वो बढ़ जाती है।
फिर एक शिलालेख और आप देख लीजिए, नागरी लिपिबद्ध शिलालेख है जो कि ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में संग्रहित है और ये भारत से ही गया है। खासियत यह है कि 1021वीं शताब्दी का है। यहाँ देख सकते हैं संवत 1021 और नागरी लिपि है ओम और श्री, ऐसा ये लिखा है सुडोज नरे, और इसमें अग्र मात्रा का प्रयोग हुआ है और बिल्कुल पांडुलिपि की तरह बहुत सुंदर अक्षरों में इसको, इस अभिलेख को लिखा गया है। अभी ये ब्रिटिश म्यूजियम के सभागार में है। किसी समय में ये हमारे राजस्थान के अलवर में हुआ करता था, ऐसा मुझे उल्लेख, एक पुस्तक है एंटीक्विटी ऑफ चांबा, उसमें मुझे इसका उल्लेख मिला कि ये जो है राजस्थान के अलवर में ये अभिलेख होता हुआ करता था। जब अंग्रेजों का शासन हुआ और अंग्रेज जब यहाँ से गए तो वो जो है ये उस समय में अभिलेख ब्रिटिश चला गया। खासियत इसकी यह है कि नागरी लिपि है, अग्रमात्रा पृष्ठ मात्रा का प्रयोग हुआ है और 10th 11th सेंचुरी का ये अभिलेख है और इसको जो है ना बिल्कुल ताड़पत्र के साइज में, स्टाइल में जो है बनाया गया है। पत्थर को पूरा स्मूथ घिस करके चिकना बनाया गया है और फिर लिखा गया है। एक और अभिलेख हमें मिलता है नागरी लिपि का ही, ये अभिलेख संवत 1330 का है, 1314 सेंचुरी का है और इसकी विशेषता यह है कि ये चित्रित है। आप देख सकते हैं गाय का चित्र बना हुआ है और बछड़ा है जो जो है दूध पी रहा है। तो ये चित्रित अभिलेख होने से इसकी जो वैल्यू है और भी बढ़ जाती है। नागरी लिपि में है 1330 का है और इससे पहले हमने जो 11वीं शताब्दी का अभिलेख देखा वो थोड़ा ये जो है चौड़ाई में था और ये लंबाई में अधिक है। तो आप ये दोनों ही अभिलेख टांकी हथौड़ा से जो है खोद करके इस पर लिपि लिखी गई है। ये ताम्रलेख है, ये भी नागरी लिपि में लिखा हुआ है। तांबे की एक प्लेट है, उस पर अक्षरों को खोद करके नागरी लिपि के अक्षरों को लिखा गया है और बीच का ये जो हिस्सा है ये इसका जॉइंट है। यहां से इसको ऐसे फोल्ड किया जा सकता है, ऐसे खोलेंगे आप पाठ पढ़ करके और उसको ऐसे फोल्ड कर देंगे अटैची की तरह। तो जब ये फोल्ड हो जाएगा तब इसमें जो है बाहर में क्या है, अंदर में वो लिखा हुआ सब अंदर चला जाएगा, बाहर से आपको एक सामान्य सा कुछ ताम्र का कोई अटैची जैसा लगेगा। तो यहाँ इस प्रकार से इसमें लेख जो है सुरक्षित रह सकता है। अच्छा, आज हमारे इधर कोई बाजा बज रहा है, 1 मिनट आप चालू रखिए, मैं जरा विंडोज बंद कर देता हूँ, थोड़ी आवाज कम आएगी। बेटा ये खिड़कियां बंद कर दो। तो ये हो गया आपका ताम्रलेख। नागरी लिपिबद्ध शारदा लिपिबद्ध एक पांडुलिपि और देख लीजिए। देखिए शारदा लिपि की विशेषता यह है कि इसके अक्षर मोटे होते हैं
आप यहाँ देख सकते हैं अक्षर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है ओम श्री गणेशाय नमः। यहाँ एक ही मात्रा है श्री गणेशाय नमः। ओम लीलारब्ध स्थापित, ऐसा ये पाठ है। स्थापित लुप्ता, स्थापित के बाद ये ल में ऊ की मात्रा, लुप्ता खिल लोकाम, गौरी दशकम है। मैं पढ़ करके इतना ये लाइन, 2 लाइन आपको इसलिए बताया हूं, इसी की पांडुलिपि, ये लगभग जो है 14वीं शताब्दी की पांडुलिपि है, 13वीं 14वीं शताब्दी की। इसी की एक कॉपी मुझे 16वीं 17वीं शताब्दी की नागरी लिपि में लिखी हुई, कागज पर लिखी हुई पांडुलिपि एक मिली, और पूरा पाठ ये सेम ऐसा ही उसमें लिखा हुआ था। आप ये देख सकते हैं, ये पांडुलिपि लीला श्री भवानी नमः यहाँ लिखा है इन्होंने, क्योंकि इतना हिस्सा तो लहिया का होता है, लिपिकार का होता है। वो जितने बार लिपिकार चेंज होगा उतनी बार वो इतने हिस्से में अपना या तो कोई ग्रंथ का प्रारंभ सूचक कोई चिन्ह बना देगा, या फिर वो जो है मंगलाचरण में गणेशाय नमः, बुद्धाय नमः, या जिस परंपरा का जैसा ग्रंथ होगा, नमः सर्वज्ञ ऐसा लिखेगा, और यहां से पाठ प्रारंभ होगा। तो आप देख सकते हैं लीला रब्धस्थापित लुप्ताखिल लोकम योगातीतै तीतैर योगी वीरंतस्थिर मृग्याम। यही पाठ आपको यहाँ ये शारदा लिपि की पांडुलिपि में लिखा हुआ मिलता है, लीला रब्दा स्थापित लघु लुप्ता। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है, ये प्रमाणित हो जाता है कि जैसे जैसे लेखन के साधन बदलते गए, वैसे वैसे हमारे आचार्यों ने उन ग्रंथों को जो है नए, जैसे नया कोई साधन आया तो, या नई कोई लिपि आई, तो उस नई लिपि में उस नए साधन पर जो है उन्होंने लिख दिया, ग्रंथों को कन्वर्ट किया। क्योंकि ये भूर्ज पत्र पर लिखा हुआ था, और भूर्ज पत्र ताड़पत्र हो सकता है वो ज्यादा पुराना हो, उसके डैमेज होने की संभावनाएं ज्यादा हो गई हों, और जो है एक नई लिपि भी आ गई थी, तो उन ग्रंथों को उन्होंने दूसरी लिपि में दूसरे साधन पर जो है लिख करके दूसरी एक और उसकी प्रति बना दी। इस प्रकार से वो ग्रंथ जो है आपका फिर से जो है नया हो जाएगा, और भी कई सौ साल तक वो जो है जीवित रहेगा। इस प्रकार से हमारे आचार्य ग्रंथों को संजो करके संभाल करके रखते थे और अपडेट करते थे। जैसा भी साधन, लेखन का साधन आएगा, उसी साधन में जो है उस ग्रंथ को उस अपडेट कर लेंगे, लिख लेंगे। तो ये जो है 16वीं 17वीं शताब्दी का, और वो पांडुलिपि जो है जो मैंने शारदा की लिपिबद्ध ये पांडुलिपि बताई, ये हमको कश्मीर से मिली, और ये नागरी लिपिबद्ध जो पांडुलिपि है ये हमको जो है गुजरात के अहमदाबाद में आचार्य कैलाश सागर सूर्य ज्ञान भंडार जो है वहां से मिली। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि पांडुलिपियां चलती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पांडुलिपियां जो जाती हैं। एक खिड़की को खोल दो। एक और पांडुलिपि मैं आपको बताता हूं। नागरी लिपिबद्ध जो है ये हस्तप्रत है, और इसके अक्षर जो है सुंदर हैं। एक विशेषता इसकी ये है, और इसमें जो है लगभग 13-14 लाइनें लिखी हुई हैं, जबकि ताड़पत्रों में तो आपको 3 पंक्ति या ज्यादा से ज्यादा 6 पंक्ति के ताड़पत्र लिखी हुई मिलेंगी। भूर्ज पत्र में आपको, क्योंकि वो तो लंबाई में होता है, इसलिए ज्यादा पंक्तियां लिखी हुई मिल जाएंगी।
और एक मैंने भोज पत्र, एक छोटा सा भोज पत्र देखा था अहमदाबाद में, जिस पर पूरा गौरी दशकम जो है पूरा लिखा हुआ था, रोल टाइप में। यहाँ एक तो ये है कि इसकी लिखावट जो राइटिंग है वो अच्छी है, लिपिकार ने बड़ा सुंदर लिखा है। और दूसरा, इसमें एडिट किया हुआ है, कहीं कहीं कोई अक्षर जो है लिखने से छूट गया है, तो उन अक्षरों को यहाँ जोड़ा गया है। जैसे कि ये एक अक्षर है हूं, ये अक्षर, अब अक्षरों को जोड़ने का या कोई पंक्ति जोड़ने का सिद्धांत ये था कि यदि कोई अक्षर है या कोई शब्द है, तो उसको उसी पंक्ति के सामने जो मार्जिन हाशिया है, ये लेफ्ट, ये जो मार्जिन हाशिया होता है, ये राइट साइड का मार्जिन हाशिया, ये लेफ्ट साइड का मार्जिन हाशिया, और ऊपर वाला ये जो हिस्सा है इसको अपर मार्जिन कहेंगे, अपर ऊपर का हाशिया। और उसी प्रकार से जो इसके नीचे का हिस्सा होगा वो जो है ये जो हिस्सा है ये लोअर मार्जिन। ये आप ये यहाँ यहाँ देखेंगे नीचे के हाशिया में भी कुछ लिखा हुआ है। अब जैसे कि इसमें एक अक्षर लिखना, ऐड करना जो था, कुछ गलत लिख गया था, तो उन्होंने क्या किया है, इसी पंक्ति के सामने देखिए, अब देखिए क्योंकि ये राइट साइड में, यहाँ ये राइट साइड में छूटा है, तो इन्होंने राइट साइड के हाशिया में लिखा। और यदि इधर लेफ्ट साइड में आधे आधे हिस्से से, ये जो आधा हिस्सा है, इससे यदि लेफ्ट साइड में इधर में कोई करेक्शन होता तो वो लेफ्ट मार्जिन में लिखते, और आधे हिस्से से यदि राइट साइड में कोई करेक्शन है तो राइट मार्जिन में लिखेंगे। तो यहीं पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कुछ क्रॉस जैसा निशान लगाया है, इसको काकपाद, हंसपाद या मोर पगलू कहा जाता है। और इन अक्षरों को हटा करके इसके स्थान पर ये वाला अक्षर जोड़ना है, सो हूं, शोभा, और वो जो था उसकी जगह सो हूं, ऐसा शब्द बनेगा। इसी प्रकार से नीचे में आप देखेंगे कि यहाँ पे भी, नीचे में भी एक पाठ जोड़ा है। ये अब आपको पता कैसे चलेगा कि साहब ये मूल पाठ है या कुछ जो एडिट किया है, कुछ बाद में जोड़ा गया है? तो आप देखेंगे जो मूल पाठ है उसके अक्षर जो है थोड़े मोटे होंगे, आप देख सकते हैं। जिस आकार के मूल पाठ के अक्षर होंगे, जो जोड़ा हुआ अक्षर है वो उस आकार से थोड़ा छोटा होगा। तो नीचे की लाइन को आप देख सकते हैं, ये इसके अक्षर थोड़े छोटे हैं। और यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, ये 6 नंबर है। ये नंबर इसीलिए लिखते हैं, ये बताएगा आपको कि ये पाठ, क्योंकि आ, थोड़ा आधी लाइन था और इतना हिस्सा यहाँ मार्जिन में लिख नहीं सकते, इसलिए नीचे लिखा है। और नीचे में भी, नीचे अगर 6 नंबर लिख करके ये मार्जिन, ये पाठ लिखा है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, छठी पंक्ति में ये पाठ जुड़ेगा। और ऐसा ही अगर ऊपर ऊपर ये पाठ लिखा होता और 6 नंबर लिखा होता, तो हमको ऊपर से 6 पंक्ति गिन करके नीचे की ओर आना होता, और तब वहां इस पाठ को हम ऐड करते। अब देखिए हम ऐड करते हैं इस पाठ को, नीचे से छठी लाइन में जाएंगे, तो पहली तो यही हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, अर्थात ये जो छठी लाइन है इसमें ये पाठ कहीं ना कहीं ऐड होगा। अब ऐड करने के लिए मैंने बताया आपको कि मोर पगलू या काकपाद, हंसपाद का कोई जो है चिन्ह होना चाहिए इस पंक्ति में। तो ये आपको एक यहाँ चिन्ह मिल गया, आप देख सकते हैं एक एरो जैसा लगाया हुआ है। तो इस स्थान पर आपको ये जो पाठ है ये है ऐड करना है। ये जब मैन्युस्क्रिप्ट एडिट आप करेंगे तब आपको ये जो है ये सारी चीजें आपको काम लगेंगी पांडुलिपि संपादन के समय। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एक चित्रित हस्तप्रत देख लेते हैं। देखिए, चित्रित हस्तप्रतों का बड़ा ही वैल्यू होता है, और वो बड़े जो है महत्वपूर्ण भी होते हैं और अमूल्य होते हैं। और आप देख सकते हैं, ये एक चित्रित पांडुलिपि है, और जो पाठ चल रहा होता है लगभग उसी पाठ से संबंधित ही जो है चित्र बनाए हुए हमें मिलते हैं। ये भी नागरी लिपि का पांडुलिपि है और ताड़पत्र है। आप देख सकते हैं, ये ताड़पत्र है, लंबाई में है, और बीच में यहाँ जो है ये बीच का जो है छिद्रक, छेद जैसा है, छिद्रक है, जिसमें कि आप रस्सी डाल करके और उसको जो है ग्रंथ को कस करके बांध करके रखेंगे बाइंडिंग के लिए। और ये जो लेफ्ट साइड में आप नंबर ये देख रहे हैं, अक्षर जो लिखे हुए हैं, ये संख्या सूचक अक्षर हैं। ये जो है संख्याओं में वो अक्षरों के माध्यम से भी संख्याओं का उल्लेख होता था। स, त, व और श्री जैसा ये है। तो ये श, त अर्थात जब ये दो संयुक्त अक्षर स और त होते हैं तो 100 की सीरीज होती है। तो ये होगा, वैसे मेरे पास इसका वो ये है चार्ट है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, और फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसे पढ़ने की। ये ऊपर वाला 100 और 1 2 3, 103, यानी 1 3, और ये होगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 136 नंबर पेज ये हो सकता है। तो यहां ऐसे पेज नंबर ताड़पत्रों में आपको लिखे हुए मिलते हैं, और संख्याओं में भी मिलते हैं। इस पांडुलिपि की विशेषता यह है कि इसकी भाषा प्राकृत है। ये पांडुलिपि चित्रित है। चित्र सभी जो है बिल्कुल नेचुरल इंक से बने हैं। नेचुरल इंक का इसमें प्रयोग हुआ है। बड़े ही सुंदर हैं। जिन्होंने जो चित्रकार हैं वो उनकी कलाकृति जो है बड़ी ही सुंदर है। और इसका पाठ को आप ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ से सीधा लाइन, और फिर ऐसे करके एक लाइन को पूरा करने के बाद फिर आप दूसरी लाइन में आएंगे। और यहाँ पे आप जो ये चिन्ह देख रहे हैं, ये इसमें भी है एक स्टैंडिंग लाइन, और ये नीचे में थोड़ा सा हाशिया जैसा ये वाला चिन्ह स्टैंडिंग लाइन, और राइट साइड में एक पूंछ जैसा, जैसे कि यहाँ स्पष्ट हो रहा है तीसरी लाइन में, अंग्रेजी के एच जैसा आप कह सकते हैं। ये जो है योजक चिन्ह है, वो बताता है कि अब इससे आगे का इसके साथ अक्षर को जोड़ना है। जैसे कि हम आजकल जो डैश का प्रयोग करते हैं, एक बड़ी लाइन जो खींचते हैं, वैसा ये पांडुलिपि में इस प्रकार का योजक चिन्ह की परंपरा देखने को मिलती है। और प्राकृत भाषा में है, और जैन दिनचर्या पवणीयं श्री देव सूरी उद्धरियाता जय जैन दिनचर्या गाथा। एवं ये जो है गाथा जब जहां भी खत्म होगी वहां पे ऐसा छ जैसा अक्षर लिखा हुआ होगा, ये समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। गाथा समाप्ति सूचक चिन्ह या फिर अध्याय समाप्ति सूचक चिन्ह। गाथा एवं विरचिता यति दिनचर्या समाप्ता। तो ग्रंथ का नाम हो गया यति दिनचर्या। लास्ट में आपको देखिए, वहां पांडुलिपियों में कोई भी ग्रंथ का नाम आपको प्रारंभ में, जैसे हम आजकल पुस्तक पे लिखा हुआ मिलता है, ऐसे पांडुलिपियों में नहीं मिलेगा। आपको वो ग्रंथ का नाम और उसका जो है समय और उसकी कुछ भी विशेषता जो है, उसकी जो कुछ भी जानकारी है, वो ग्रंथ के अंत में ही जो प्रशस्ति होती है, कोलोफोन,
और पोस्ट कोलोफोन, वहां से आपको जानकारियां मिलती हैं। कैटलॉग बनाते समय आपको वो जो है कोलोफोन और पोस्ट कोलोफोन बड़ा ही सहयोग प्रदान करते हैं। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये ग्रंथ यति दिनचर्या है, यहाँ ग्रंथ समाप्त हो रहा है। अंतिम मंगल सूचक चिन्ह ये आप देखेंगे, पूर्ण कलश, एक ये जो उल्टा 3 सीधा 3, बीच में एक जीरो जैसा और एक नीचे र जैसा करके ये जो चिन्ह बनाया है, 2 स्टैंडिंग लाइन, और ये इसको पूर्ण कलश कहते हैं। पूर्ण कलश अर्थात अंतिम मंगल सूचक चिन्ह। ग्रंथ जब समाप्त हो रहा है तो फिर यहाँ शुभम शुभम भूयात ऐसा आगे लिखा होगा। ओके, फिर दूसरा जो पत्र है, यहां भी देखेंगे पेज नंबर डला हुआ है और चित्रित है, और यहां पे भी ये अंतिम मंगल बना हुआ है। अर्थात ये दोनों पांडुलिपियां ना अलग अलग ग्रंथ की हैं, और ये भी प्राकृत भाषा में है, और यहाँ समय भी लिखा है इसका, व्यंतिकमं भवस्यामनंतम ऐसा अनुगहथा पुरवी जनाइना वारस एहिम स एहिम, यानी कि 1200, 1200, 18 एहिम, 18, 1218, 1218 संलेहिया, समलिखता, यानी कि 1218 में ये जो है प्रति लिखी गई है। संलेहिया गा ग्रंथा संलेहिया ग्रंथा 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 मतलब ग्रंथाग्र। ग्रंथाग्र का मतलब होता है उस ग्रंथ में कितने अक्षर हैं, उन उन अक्षरों के आधार पर ही जो लिपिकार हैं उनको पैसा मिलेगा। तो वो यहाँ पे ग्रंथाग्र लिखते थे कि इसमें कितने ग्रंथाग्र अक्षरों के रूप माध्यम के रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर जो है श्लोकों की संख्या भी वहां मिल सकती है कि टोटल इतने गाथा या इतने श्लोक हैं, और वो जो है अनुष्टुप छंद में उसको गिन करके उसका जितना पैसा होगा उनको लिपिकार को दे दिया जाएगा। ऐसा इसलिए वो लिपिकार जो हैं यहाँ ग्रंथाग्र लिखते थे। ये 1218 की पांडुलिपि है, ताड़पत्र पे लिखी हुई है, चित्रित है और प्राकृत भाषा में है। यहाँ आप देख सकते हैं ये अंतिम मंगल सूचक चिन्ह वही पूर्ण कलश है, और ओह निजुत्ती, ओह निजुत्ति सम्मत्ता, अर्थात ओह निजुत्ति मतलब ओघ निरुक्ति, जो ओघ निरुक्ति ग्रंथ है जैन परंपरा का, वह जो है यहाँ पूरा हुआ। मंगलम महाश्री शुभम भवतु, अंतिम मंगल और महाश्री और शुभम भवतु कल्याणम भवतु ऐसा कह करके ग्रंथ समाप्त हुआ। फिर अंत में एक 6 जैसा ये अंतिम मंगल का जो है चिन्ह बनाया। तो इस प्रकार से जो है ग्रंथों को लिखने की ये शैली और परंपरा हमें देखने को मिलती है। तो हमने ताड़पत्र, चित्रित ताड़पत्र देखा। हाँ, इसको देखिए, जब भी कोई पांडुलिपि आपके हाथ में आए तो अगर उसमें चित्र वगैरह हैं तो उन चित्रों को थोड़ा आपको बड़े ही बारीकी से देखना है, क्योंकि वहां से आपको बहुत कुछ मिलेगा। इस ये जो चित्र है, इसके साथ, इस पांडुलिपि के साथ कुछ किसी ने छेड़छाड़ भी की है। आप देखेंगे ये जो चित्र है, इस चित्र को जो है ये ओरिजिनल ऐसा नहीं था, इसमें ये दाढ़ी जो लगाया है ये बाद में लगाया है, मूछें जो लगाई हैं वो भी किसी ने बाद में लगाई। तो जो है इतना हिस्सा इसका बाद में किसी ने इसमें ऐड किया है, इसका स्वरूप को बिगाड़ा है। तो हमें इस दृष्टि से भी देखना है, पांडुलिपि में जितना जो कुछ लिखा हुआ, जो कुछ भी जो है कुछ ऐड किया हुआ अलग से है, तो वो उस स्याही, उसकी स्याही अलग होगी, उसका यदि कोई अक्षर भी अलग है तो वो अक्षर मूल अक्षरों से जो है, यदि किसी और ने लिखा है तो अवश्य ही लिखावट भिन्न होगी,
उसकी आकार भिन्न होगा, उसकी जो है अक्षर की चमक भिन्न होगी और उसका स्वरूप जो है भिन्न होगा। लेखन का साधन भी जो है कलम से, कलम भी का भी दूसरी कलम से लिखा है तो स्वतः ही वो जो है अक्षर की आकृति बदल जाएगी। तो उस ऐसा अगर कुछ मिलता है तो हम उसके आधार, जब हम पांडुलिपि एडिट कर रहे होते हैं तब हमें इन चीजों को भी ध्यान में रखना है कि कौन पाठ कोई बाद में जुड़ा है तो वो जो है कैसे पकड़ा जा सकता है। ओके, हम हस्तप्रत के स्वरूप के विषय में चर्चा कर लेते हैं। जो हमने पांडुलिपि देखी, तो ये हस्तप्रत का जो स्वरूप है, आप ऐसा देख सकते हैं, पांडुलिपि का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें ये जो बीच का हिस्सा है मूल जिह्वा क्षेत्र है, अर्थात इसमें पूरा पाठ लिखा जाएगा। ये लेफ्ट मार्जिन है और ये राइट मार्जिन है। मार्जिन मतलब हाशिया, मार्जिन। और जो है ये ऊपर, इसी लेफ्ट मार्जिन का जो ऊपर का हिस्सा है इसको हुंडी, हुंडी भी कहते हैं, यानी कि ग्रंथ नाम लेखन स्थल। यहाँ पे उस ग्रंथ का शॉर्ट में नाम लिखा हुआ मिलता है तो इसको हुंडी नाम भी दिया जाता है। और हुंडी सभी ग्रंथों में मिल भी नहीं भी मिलती है, बहुत सारे ग्रंथों में ग्रंथ का शॉर्ट में नाम नहीं भी मिलता, नहीं भी होता है। लेकिन लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद के ग्रंथों में तो ज्यादातर में देखने को मिला है। इससे पहले के ग्रंथों में ये जो है हुंडी कम ही देखने को मिलती है। और ये जो राइट मार्जिन में हमने जो है जो एडिटिंग के लिए जो चिन्ह प्रयोग हुए, एक तो ये क्रॉस जैसा या फिर ये दो वी आकार जैसा, इसको आप जो है हंसपाद, काकपाद, मोर पगलू का चिन्ह या पत्रांक कह सकते हैं। और नीचे ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पत्रांक लेखन स्थल होता है, यहाँ पे पेज नंबर लिखा होगा। कागज की पांडुलिपियों में पेज नंबर आपको यहाँ राइट साइड में लिखा हुआ मिलेगा, जबकि ताड़पत्रीय पांडुलिपियों में पेज नंबर यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा हुआ मिलेगा। और ये बीच का हिस्सा जो है ये मध्य फुलिका है, यानी बीच में फूल जैसा बना हुआ है, इसलिए नाम मध्य फुलिका हो गया। कागज की पांडुलिपियों में आपको मध्य फुलिका मिलेगी और ताड़पत्र की पांडुलिपियों में बीच में यहां छेद होगा और उसको हम छिद्रक कहेंगे। तो ये कागज की पांडुलिपि का स्वरूप मैं आपको बता रहा हूं, बीच में इतना स्थान खाली करके खाली रखा जाता है। ये जो है ताड़पत्रीय जो परंपरा थी उसी परंपरा को फॉलो करते हुए कागजों में भी मध्य फुलिका रखने का विधान आता है। और यहाँ पे छिद्रक या चंद्रक, ताड़पत्र होगा तो बीच में छेद होगा, और कागज है तो एक छोटी सी बिंदी जैसा बना देंगे, उसको चंद्रक, चांद जैसा लगेगा वो, इसलिए उसको नाम चंद्रक दे दिया। तो ये सामान्य जो है पांडुलिपि के एक पार्ट होते हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। जो मध्य फुलिका मैंने आपको दिखाई, हमने कुछ पांडुलिपियों से कॉपी करके जो है यहाँ पे मध्य फुलिकाओं को रखा है। इस प्रकार के देखिए, ये बीच में चांद जैसा है, ये ना बिंदी जैसा चंद्रक, और ये मध्य फुलिका बीच में फूल जैसा। कुछ पांडुलिपियों में ये मध्य फुलिका बड़ी सजी हुई सुंदर आकार की देखने को मिलती है। देखेंगे कि एक तो इस प्रकार से बनाई हुई है, ये बहुत सारे खाने जैसे बनाए हुए हैं, और जो पाठ है ना वो ऐसे सीधा चल रहा है, और यहाँ बीच वाले हिस्से में एक एक जो गोला है उसमें ये जो है एक एक अक्षर को उन्होंने लिखा है। तो आप ऐसे पढ़ते समय जो है ऐसे पढ़ेंगे, वो अक्षरों को भी आप इसमें समावेश कर लेंगे। दूसरी एक मध्य फुलिका हमें ऐसी मिली कि बीच में एक बढ़िया अच्छा सुंदर फूल जैसा बना हुआ है, और ये आपका पूरा पाठ चला हुआ है पांडुलिपि का। ये पाठ, ये लाइन फिर यहां से ऐसे जाएगी, फिर दूसरी लाइन कीर्ति और ऐसे आ जाएगी। इस प्रकार से आप ऊपर से नीचे तक पढ़ते हुए, और ये बीच में आपकी मध्य फुलिका मिल जाएगी। ये मध्य फुलिका का एक आकार ऐसा होगा भी मिला है। ये भी एक मध्य फुलिका हमको पांडुलिपियों से मिली। ये और ऊपर वाला थोड़ा सा ही अंतर है, आप इसमें देख सकते हैं।
वो सिर्फ कलम और स्याही से उसने जो लिपिकार है, उसने कितनी सुंदर आकृति बनाई है, ये देखने जैसा है। उसकी कला यहाँ आपको दिखाई देगी। देखिए, बिना कंप्यूटर के उसने सिर्फ एक सामान्य सा ड्राइंग किया है, लेकिन बड़ा ही सुंदर है। ये भी मध्य फुल का अर्थ है, इसने सब बीच में एक सेंटर बनाया और सभी सेंटरों के साथ उसको जोड़ दिया। ये भी एक बीच में फुल फूल जैसे बने हैं, बीच में एक अक्षर लिख दिया। तो ये हो गया आपका मध्य फुलिका। पांडुलिपि लेखन के साधन, तो ये एक ड्राइंग बॉक्स जो है लकड़ी का, इसमें आपका वो कलम वगैरह रखना है। ये कलम को रखने के लिए ये कलमदान जो है वो स्टाइलस होता है ना, स्टाइलस को रखने के लिए इस प्रकार का एक कलमदान हमको मिला। वो जो है तांबे का एक ये कलमदान बना हुआ है। इसको मंजूसा भी कह सकते हैं, कलम मंजूसा। और ये कलम देखिए, और एक शलाका। ये जो शलाका है ये गुड़ जो ताड़ पत्र पर लिखने के लिए है। नुकीली कील जैसा स्टाइलस है, उससे ऐसे खोद करके लिखेंगे। और ये है आपकी कलम। बरू बरू की कलम सबसे अच्छी मानी जाती है। और एक अकीक पत्थर, बड़ा ही चिकना पत्थर ये होता है अकीक का। इसको घोटा भी कहते हैं। ताड़पत्र या कागज के मैन्युस्क्रिप्ट को वो जो है थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए उस पर इससे घोटा से घिसते थे, तो वो चिकना हो जाएगा। दूसरा इसका उपयोग होता था कि यदि आपकी कलम में कुछ एक्स्ट्रा स्याही आ गई है, तो इस पे कलम को रखिए, वो जितनी अक्षर आपको लिखने के लिए जितनी स्याही चाहिए उतनी रहेगी आपकी कलम में, बाकी स्याही को ये सोख लेगा। तो इसको स्याही सोखा पत्थर भी कह सकते हैं। और ये जो है स्याही का जो मंजूसा है, स्याही रखने का दवा। और ये जो है प्रकार हैं, कुछ गोला वगैरह कुछ ड्राइंग करना है तो उसके लिए ये सभी चीजें जो हैं अहमदाबाद से एक जो म्यूजियम है आचार्य कैलाश सागर सूर्य ज्ञान भंडार, वहां पे ऊपर हैं। वहीं से मैंने इसका फोटो लिया है। और ये आप ओरिजिनल कभी आप अहमदाबाद जाएं तो वहां से इनको देख सकते हैं। सभी जो है कम से कम 500-700 साल पुराने ये साधन है। एक ओलिया या फाटिया होता है, अर्थात जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट है उस पर आपको जो है लाइन का खींचने बनानी है, तो आप इस ओलिया से जो है बना सकते हैं। ये तो ये लकड़ी का एक पट्टा है, उसके ऊपर छोटे छोटे धागे लगे हुए हैं और उन धागों के ऊपर कोलतार लगा हुआ है और बड़ा ही स्मूथ है। आपको जब कागज में लाइनिंग खींचनी है तो कागज को इसके ऊपर रखिए और हाथ से ऐसे प्रेस कर दीजिए। ऐसा हाथ से प्रेस करने से वो जो लाइन है वो उस कागज पे आ जाएंगी। कुछ समय के लिए वो रहेंगे क्योंकि आपने प्रेशर से ऐसे ही बिना स्याही के उन लाइनों को खींचा है। जैसे कि आप कोई पत्ते वगैरह पे या किसी चीज पे आप नाखून से ऐसी लाइन खींच देते हैं, थोड़ी देर के लिए रहती है फिर अपने आप चली जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी वो पत्ते को पेपर को रख के आप हाथ से थोड़ा प्रेस कीजिए, वो लाइनें उसमें छप जाएंगी। आप अपना पाठ लिख लीजिए और 5-10 दिन तक वो लाइन वो आकृति रहेगी, फिर स्वतः ही वो चली जाएगी। और इसी पाटिया का कमाल है, इसी के कारण से आप हमको जो है वो अक्षर बिल्कुल एक लाइन में लिखे हुए पांडुलिपियों में देखने को मिलते हैं। फिर है पूरा लिपियों का विकास क्रम। देखिए, जो हमारी जो लिपियां हैं, सबसे पहली हमारे प्राचीनतम लिपि हमारे पास अभी जो जो जिसके अभिलेख पढ़े जा चुके हैं वो ब्राह्मी है। इससे पहले के भी जो हैं कुछ लिपियां
सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो है स्पोर्ट वगैरह से और वो शीलों से हमें प्राप्त हुई हैं, लेकिन जो पढ़ी जा चुकी है ये ब्राह्मी से हम शुरू करते हैं। ब्राह्मी लिपि जो है ये इसको गुप्त काल में जो गुप्त ब्राह्मी थी वो उससे जो है वेरिएशंस, इस लिपि में वेरिएशंस प्रारंभ होते हैं और ये उत्तरी शाखा और दक्षिणी शाखा ऐसे दो ग्रुपों में बढ़ जाती है। और उत्तरी शाखा से जो है कुटिल लिपि निकलती है और दक्षिणी शाखा से तमिल और ग्रंथ लिपि, फिर तमिल, तेलुगु और ये कन्नड़ और मलयालम आदि। उसी प्रकार से उत्तरी रूप में जो है शारदा नागरी लिपि और शारदा से काश्मीरी, गुरुमुखी, डोगरी, टाकरी, तिब्बती आदि लिपियां निकलती हैं। उसके बाद जो नागरी लिपि है इससे फिर जो है पूर्वी रूप में बंगला, उड़िया, असमी, मैथिली आदि ये नागरी के रूप हैं और दक्षिणी रूप में एक जो है नंदी नागरी होती है, मिलती है। और पश्चिमी रूप में देवनागरी, जैन देवनागरी, गुजराती महाजनी आदि ये सभी लिपियां नागरी लिपि से निकली। तो हम जब लिपियों का अध्ययन करेंगे तब और विस्तार से इसमें इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, एक और हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं लिपियों के संबंध में ही। और भाषा, हम लोगों को कई बार ये दोनों जो है बड़े ही जो है कंफ्यूजन में डाल देते हैं। इसलिए हम कुछ लिपियों और भाषाओं, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं कि जिनकी अपनी लिपि नहीं है, बहुत सी लिपियां भी ऐसी हैं कि जो जिनकी अपनी कोई भाषा नहीं है। कुछ भाषाएं जो हैं वो लिपि भी हैं, भाषा भी हैं। तो जैसे कि आप देखें संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी, हिंदी, मराठी, ये सभी जो हैं सिर्फ भाषाएं हैं, इनकी अपनी कोई लिपि नहीं है। और इस नाम की संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, मागधी या हिंदी, मराठी नाम की कोई लिपि नहीं है। और तो लिपियां कौन कौन सी हैं? ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, शारदा है, ग्रंथ है, प्राचीन नागरी, देवनागरी, नेवारी, नंदी नागरी, जैन देवनागरी। तो ये और भी लिपियां हैं, लेकिन ये जो मैंने अभी कुछ लिपियां बताई आपको ब्राह्मी से लेकर के जैन देवनागरी तक, ये सिर्फ लिपियां हैं, इनकी अपनी कोई भाषा नहीं है। इन लिपियों में किसी भी भाषा को लिख सकते हैं, या फिर जैसे कि जो ये संस्कृत, प्राकृत, पाली भाषाएं हैं, इनको आप जैसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, वैसे ही इन लिपियों में भी आप जो है किसी भाषा को लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है ये इधर साइड में जैसे पंजाबी है, गुरुमुखी, अब जो पंजाबी है, पंजाबी को टाकरी, डोगरी में लिख सकते हैं। गुरुमुखी भाषा भी है और लिपि भी है। गुजराती भाषा भी है और लिपि भी है। उसी प्रकार से मैथिली भाषा भी है, लिपि भी है, मिथिलाक्षर, तिरहुता भी इसको कहते हैं। और बंगाली भाषा भी है, बंगला उसकी लिपि है। उसी प्रकार से उड़िया भाषा भी है और लिपि भी है। इस प्रकार से तमिल भाषा भी है और लिपि भी है। तेलुगु भाषा भी है, लिपि भी है। मलयालम भाषा भी है, लिपि भी है। अरबी, पर्शियन, फारसी, तो अरबी और फारसी जो है भाषाएं हैं। उर्दू भाषा भी है, लिपि भी है। तो ये जानने ले से हमको भाषा और लिपि के बीच का जो अंतर है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ लीजिए। आज हम इतना ही रखेंगे। कुछ प्रश्न है आप लोगों का? गुरुजी इसके लिए पुस्तक कौन सी लेनी है? राजेश जी, पुस्तक इसके लिए आप देखिए, 2-3 पुस्तकें आप अवश्य देखें।
एक तो देखिए भारतीय पुराले वो प्राचीन लिपिमाला गौरीशंकर हीराचंद ओझा की, राय बहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। उनकी जो है प्राचीन लिपिमाला बहुत ही एक अच्छी पुस्तक है। उसके अलावा आप यदि गुजराती जानते हैं तो मुनिश्री पुण्य विजय जी की महाराज की एक पुस्तक है जैन श्रमण संस्कृति અને लेखन कला। एक सत्येंद्र जी सर की है पुस्तक है पांडुलिपि विज्ञान। और एक मेरी भी एक पुस्तक है भारतीय पुरालिपि मंजूषा, उसे भी आप देख सकते हैं। ओके, और कोई प्रश्न है? गुरुजी संस्कृत में भी है क्या कोई? क्योंकि हमको संस्कृत में लिखना पड़ेगा उसमें। अच्छा, हाँ, आप अच्छा इसलिए आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो जरा मुझे नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं थोड़ा, तो इससे क्या होगा हमारा परिचय भी सभी लोगों से हो जाएगा कौन कौन इसमें जुड़े हुए हैं। तो आपको संस्कृत में जिनको चाहिए इसका मतलब आप सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, है जी ना? जी गुरुजी जी। किस परिसर से? मैं जयपुर से हूँ गुरुजी। अच्छा, जी जी जी। संस्कृत में अभी कोई जो है नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको जल्दी ही संस्कृत में भी एक पुस्तक मिलेगी। तो गुरुजी 15 से तो एग्जाम ही हमारे 15 दिसंबर से। हाँ, मैं देखिए अभी मैं आप लोगों के सिलेबस को ही ध्यान में लेकर के चल रहा हूँ। आप जी लोग जो है थोड़ा सा नोट्स साथ में नोट बनाते जाइए जी और उसको जो है लिखिए। जैसे पांडुलिपि की परिभाषा मैंने आप लोगों को बता दी थी, तो उसको जी आप बड़ी सरल हिंदी में है आप उसका जो है संस्कृत में ट्रांसलेशन कर लीजिए, है ना? अभी यही उपाय है, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इन चीजों को आप नोट्स बना लीजिए और उसका अनुवाद करिए। अगर गुरुजी नेक्स्ट इसके ईयर नोट। हो सकता है कि आप लोगों को। जी जी गुरुजी कुछ पीडीएफ में भी है ना, वो ग्रुप में शेयर करेंगे तो हमको थोड़े से मदद मिल जाएगी। जरूर जरूर हम शेयर करेंगे। 15 और से आज एग्जाम है इसको गुरुजी, है अभी ना? हम रिकॉर्ड, हाँ हम इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और आपको रिकॉर्डिंग भी तुरंत हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। राजेश जी आज रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, वो थोड़ा जी एडिट जी गुरुजी। करके इसको ग्रुप में दे देंगे। ठीक है गुरुजी, हमारा जो सुंदर। व्हाट्सएप वो ये जो है यूट्यूब का हमारे हम इसको यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। यूट्यूब जी चैनल का वो लिंक हम शेयर कर देंगे, आप लोग वहां से जी इसको सुन सकते हैं और उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि जी वो गुरुजी। जो है चैनल भी जो है ग्रो करेगा। जी, ठीक है गुरुजी। और कोई प्रश्न है किसी का? जी थैंक यू। कल कल भी लगेगी ना गुरुजी क्लास? और हाँ, कल हर एक शनिवार रविवार ये क्लास रहेगी, प्रत्येक शनिवार रविवार, और पूरे 1 साल तक चलेगी। अभी हम जी जल्दी गुरुजी। ही पूरा सिलेबस भी आप लोगों को शेयर कर देंगे। अभी सिलेबस इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक आइडिया आ जाए कि इसमें कितने विद्यार्थी यहाँ रहने वाले हैं और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। उसी जी आवश्यकता के अनुसार जो है सिलेबस थोड़ा मैं बनाऊंगा। जी नहीं, हमारा तो गुरुजी संस्कृत का सिलेबस है, आप कहोगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, इस वाले ग्रुप में। नहीं नहीं, वो मेरे पास है, वो मेरे पास है, मैं उसको भी यहाँ इसमें ऐड करके चल रहा हूँ। ठीक है गुरुजी। जी जी। नमो नमः। और कोई प्रश्न है किसी का? जी नमो नमः। और कोई प्रश्न नहीं है ना? तो आज हम यहीं खत्म समाप्त करें इसको। जी जी जी। ओके, आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए सभी का खूब खूब आभार, धन्यवाद। नमस्ते गुरु। धन्यवाद।